नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और उसमें से कुछ क्वेश्चन किए हैं, है ना। 14 जुलाई के 4 पेपर कर चुके हैं, 17 जुलाई का 4 पेपर कर चुके हैं और 18 जुलाई का भी 2 पेपर हो चुका है। और आज करेंगे तीसरा पेपर, मतलब कि 18 जुलाई 2023 में जो शिफ्ट 3 में पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल का, है ना, उसका करेंगे हम आज डिस्कशन। फुल टू डिस्कशन रहेगा एसएससी सीजीएल के सिर्फ जीके का करेंगे, है ना। आप देखिए, सुनिए और इन्जॉय कीजिए। मज़ा नहीं आए तो फिर बोल के जाना कि हाँ सही नहीं करवाया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू किया जाए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि किसकी खेती भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। बाबा बुदन के पहाड़ी पर कहकर खेती शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था किसका? कॉफी के। बाबा बुदन पहाड़ी पर जो है ना, कॉफी की खेती होता है ना, कर्नाटका में, ठीक है। अब देखिएगा, कर्नाटका में कॉफी का, ठीक हो जाएगा। अच्छा, कॉफी भारत में अधिक होता है कौन किस्म का? अरेबिका का। अरेबिका किस्म का खेती होता है कॉफी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होगा? तो कर्नाटक में। और किस किस्म का होता है? तो अरेबिका का होता है, अरेबिका का, ठीक है। एक ऑप्शन दिया आपका इलायची। इलायची भी होता है कर्नाटक में, है ना, लेकिन वहाँ पे शुरू नहीं किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लिखा हुआ बाबा बुदन के पहाड़ी पर शुरू की गई थी, है ना। इलायची तीनों स्टेट में होता है जो वहाँ पे सटा हुआ। कौन कौन? देखो, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटका है। ये तीनों स्टेट में होता है, जिसको बोलते हैं नीलगिरी का पहाड़। जो तीनों मिलन बिंदु है ना, मतलब कि पश्चिमी घाट का और पूर्वी घाट का, दोनों का जो मिलन बिंदु है कहाँ पे है? नीलगिरी में। नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है? तीनों स्टेट में मिला हुआ है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों मिला हुआ है। तो वहाँ पे होता है क्या? इलायची की खेती। और स्पेशली अगर पहाड़ी पूछ दे कि किस पहाड़ी पे होता है इलायची की खेती, तो केरल में एक पहाड़ी है कार्डेमम के पहाड़ी, वहाँ पे पड़ता है, वहाँ पे होता है स्पेशली इलायची की खेती, ठीक है। एक ऑप्शन दिया आपका चाय। चाय पे कहाँ पे होगा? मुख्य रूप से असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है और कर्नाटक में भी होता है ना, तीनों जगह होता है। एक ऑप्शन दिया पर रेशम। रेशम पालन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में मैक्सिमम होता है, अधिकांश होता है ना। मलबरी के पौधा पर जो होता है इसका कीट का पालन किया जाता है, उससे निकलता है क्या? रेशम। उसी का सप्लीमेंट करके बनाया जाता है धागा। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के जल के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, एक दिन में किसी भी जगह पे आता है जो ज्वार भाटा, उसको बोलते हैं, 2 बार आता है ना। जिसे जल, समुद्र का जल जो है ऊपर गया तो उसको बोलते हैं ज्वार, और जो नीचे आया उसको बोलते हैं भाटा। तो इस तरह से ऊपर आने और नीचे, ऊपर जाने और नीचे आने को बोलते हैं क्या? ज्वार भाटा, है ना। और ये कहाँ कब होता है? एक दिन में कम से कम तो 2 बार होगा ही होगा, है ना। एक बार चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स के कारण और एक बार सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स के कारण, दोनों 2 बार होता है, ठीक है। यही पूछ दे कि अधिक प्रबल ज्वारभाटा कब आता है, तो जो प्रबल आता है वो आता है या तो अमावस्या के दिन आएगा या तो पूर्णिमा के दिन आएगा, है ना। अमावस्या पूर्णिमा कब आता है? तो अच्छा, इसको बोलते हैं, बड़ा रखना है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों अगर एक सीध में आ गया, अगर ये तीनों एक सिद्ध में आ गया ना, तो इस समय जो है ना ज्वार भाटा बहुत तेजी से आता है ना। और इस स्थिति को जोगीजी कहते हैं, ठीक है, रखना। और एक और आता है जो हल्का ज्वार भाटा आता है, वो कब आता है? कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष को आएगा, मतलब 7वीं या 8वीं को आएगा, है ना। ये कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होता है, इस तरह से, है ना, समकोण इस तरह से होता है, तो उसमें आता है क्या? अल्प, मतलब आता है, धीरे से आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। सीजी के बोले थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। तो आरजी भंडारकर जो साहब रहे हैं वो रहे प्रार्थना समाज के ये सदस्य थे। आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे, जिसको बोलते हैं महागोविंद रानाडे, ये दोनों सदस्य थे किसके? प्रार्थना समाज के, जिसकी स्थापना हुई थी 1867 में बम्बई में, मुंबई जिसको बोलते हैं, है ना। कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग किए थे। अगर पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे,
तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। लेकिन उसके सदस्य जो थे ये दोनों थे, एम.जी. रानडे और एक और जो आपसे इसमें दिया हुआ है आर.जी. भंडारकर, ये दोनों सदस्य थे, है ना। एक आपका दिया हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। 1875 में दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज की स्थापना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपका देखना है। एक ऑप्शन दिया हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में ही हुआ था, लेकिन इंडिया में इसका स्थापना नहीं था। इसका स्थापना कहाँ पर हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कौन कौन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा इसको, है ना। इसको किया था कौन? अमेरिका का एक था कर्नल, जिसका नाम था कर्नल अल्काट, है ना। और रूस की एक महिला थी जिसको बोलते हैं मैडम ब्लावाटस्की। मतलब कि कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावाटस्की ये दोनों मिल के स्थापना किए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में, है ना। तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि 1875 में स्थापना हुआ था ना, 1882 ईस्वी में, है ना, मतलब 7 साल के बाद 1882 ईस्वी में भारत के मद्रास शहर के अडयार नामक स्थान पर इसका एक मुख्य ब्रांच, जिसको बोल सकते हैं हेड क्वार्टर, खोला गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, है ना। और उसके अध्यक्ष जो थी बन रही थी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, है ना। कर्नल अल्काट कुछ समय बाद मर गया था, देहांत हो गया था। उसके बाद मुख्य रूप से सहायता किया था कौन? यही एनी बेसेंट, है ना। देखो थियोसॉफिकल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है थियो, थियोस का मतलब होता है ईश्वर, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, मतलब कि ईश्वर का ज्ञान को प्रचार करना ही कहलाता था थियोसॉफिकल, है ना। तो ये सारी बातें आपको रखना है। और एक ऑप्शन दिया हुआ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का कौन किया था? राजा राम मोहन राय किए थे, है ना। कब किए थे? 1828 में किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। ये सारी बात रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, अच्छा, राजा राम मोहन राय जो है ना मुख्य रूप से 3 को की स्थापना किए थे। इसका आप बताते हैं ट्रिक याद रखना है, ठीक है। कैसे रखना है? देखो याद रखना कि राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, इस तरह से ट्रिक याद रखना है। मतलब कि राजा राम मोहन राय किस किस की स्थापना किए हैं, तो सारा इसमें आ जाएगा। और इसे हर बार क्वेश्चन पूछा है, राजा राम मोहन राय की स्थापना कौन कौन किए थे, कौन कौन हो जाएगा? राजा साहब रखना क्या? राजा राम मोहन राय किसकी स्थापना किए थे? तो हाँ देखो, आत्मा से रखना आत्मीय कॉलेज, वेदांत से वेदांत सभा, है ना। और ब्रह्मा से ब्रह्म समाज, ये तीनों का स्थापना किए थे। आत्मीय सभा, सॉरी क्या बोले हैं? आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, ये तीनों का स्थापना किए हैं। कब कब किए हैं? 1815 में, 1825 में, 1825 में और 1828 में। इस तरह से तीनों को रखना है राजा राम मोहन राय के, ठीक है। चलिए और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना कि भारतीय खेल प्राधिकरण को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय वर्ष मतलब कितना में स्थापित किया गया था? तो खेल निकाय को बढ़ावा देने के लिए वर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण शुरू किया गया ना, वो किया गया है 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में किया गया था भारतीय खेल निकाय प्राधिकरण की शुरुआत, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को याद रखा करिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चन जो है ना एसएससी में रिपीट करता है। इस बार सीजीएल में पूछा है, हो सकता है कि अगली बार फिर से सीजीएल में ही पूछ दे, हो सकता है कि एलडीसी में पूछ दे, है ना, हो सकता है कि सीजीएल में मेंस में ही पूछ दे। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए कि ईयर्स को रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। क्या बहुत सारे ईयर्स हैं हमारे हिस्ट्री में, हो गया ज्योग्राफी में बहुत सारा पूछ जाता है, इकोनॉमिक्स में पूछ जाता है ना। तो कई सारे ईयर्स को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ऐसे खास करके ईयर्स को, है ना। अच्छा, खास करके यहाँ पे जो ईयर्स पूछता है पंचवर्षीय योजना, मतलब कि 1950 से लेकर के, है ना, 2000 ईस्वी के आसपास तक बहुत सारी चला है, योजनाएं चला है ना। औद्योगिक नीतियाँ आया था 56 में, बहुत सारी योजनाएं चला है। विकास कार्यक्रम हो गया, लोक जन कल्याण हो गया, ट्राइसेम हो गया, इंदिरा गांधी आवास हो गया, सॉरी इंदिरा आवास हो गया, नेहरू आवास योजना हो गया, बहुत सारे मतलब इस तरह 10 लाख कुआं हो गया, ग्रामोदय योजना हो गया, बहुत सारे इस तरह के स्थापना कार्यक्रम चलाया गया है। तो इस सब का कम से कम डेटा रखिएगा आप, है ना। चलिए सर, जब जहाँ पे जरूरत आता है तो वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो उसकी करने की जरूरत है नहीं, है ना। बाकी अगर आप होशियार हैं तो इस सब का रखिएगा।
अच्छा, जहाँ पे भी चर्चा इसका आया है ना, तो वहाँ पे पूरा का पूरा हम डिटेल में किए हैं। और नहीं विश्वास है तो जाके पिछला वीडियो जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया होगा जरूर से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? भिक्षुणी बनने वाली बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन थी? इसका जो क्या होगा आंसर 3 में दिया हुआ है, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है पहली बार बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। ये कौन थी? महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन की थी, पालन पोषण है ना, मतलब उसकी मौसी जिसको बोल सकते हैं, बोला जाता है, वो थी पहली इसका भिक्षुणी बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली, है ना, महाप्रजापति गौतमी। पिताजी कौन थे? पिताजी थे कौन? शुद्धोदन। माता माता जगह कौन? महामाया। पत्नी यशोधरा। बेटा राहुल। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, है ना। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? रखना ऋषि पत्तनम रहेगा, या तो सारनाथ रहेगा, या तो कहाँ पे रहेगा? वाराणसी। ये तीनों में से कोई एक रहेगा, सब वहीं पे जगह है। मेन प्रॉपर जो जगह था वो ऋषि पत्तनम था। जो वहाँ पे एरिया, जो बड़ा शहर है कहलाता है क्या? सारनाथ। और पूरा जो अथी है मेन सिटी कहलाता है क्या? वाराणसी। तो कोई रहेगा, याद रखिएगा। किस भाषा में दिए थे? तो रखिएगा पाली भाषा में दिए थे पहली बार अपना उपदेश, पाली भाषा में, है ना। आज रखना महात्मा गांधी का जो महात्मा गांधी चल गए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार का प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पे था? मगध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे महात्मा बुद्ध जो है पहली बार जो उपदेश दिए थे उसको क्या कहलाया? ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका 2 पहले जो अनुयायी बना था बौद्ध धर्म के, वो कौन था? एक तो था मालिक, है ना, और एक था अय्यस, है ना। मालिक और अय्यस 2 पहली बार बने थे इसका क्या? अनुयायी। यही पूछ देगी इसका प्रथम जो सबसे प्रमुख शिष्य कौन था महात्मा बुद्ध का, है ना। तो एक रखना है आनंद और एक रखना उपाली। आनंद और उपाली, ये 2 प्रमुख शिष्य था महात्मा बुद्ध के। यहाँ से एक स्टेटमेंट हम सुनाते हैं आपको महात्मा बुद्ध का, है ना, जो इतिहास में मिलता है क्या? महात्मा बुद्ध जो अपने प्रिय शिष्य था आनंद, उसको एक बार बताए थे, मतलब ऐसा हिस्ट्री पता चलता है ना, कि अगर बौद्ध धर्म के बिहार में महिला शामिल नहीं हुई तो 5000 वर्ष या 50,000 वर्ष चलेगा, ये बौद्ध धर्म चलेगा। लेकिन महिला शामिल हो गई तो 5000 वर्ष या कुछ इस तरह से बोले हैं कितना दिन तक चलेगा। मतलब कि महिला शामिल हो जाएगा ना तो इसका जो बौद्ध धर्म का जो चलने का टाइम है वो कम हो जाएगा। अब पता नहीं क्या सोच के बोले होंगे महात्मा बुद्ध, है ना, ज्ञानी तो थे तो कुछ सोच के ही बोले होंगे। बाकी का हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे ठीक किसी पे। ठीक है, अच्छा कुछ बात और कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का जो है ना, देखो महात्मा बुद्ध, अगर कुछ 2 बात याद रखना है पहले कि कहाँ कहाँ पे इसका हुआ था, ये संगीति कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो इसका देखो बहुत सारा इसमें बात बनता है, संगीति कहाँ पे हुआ था, किस राजा के शासनकाल में हुआ था, कब कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत सारे सवाल बनते हैं। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, कब हुआ था जल्दी नहीं पूछता है, तो कहाँ पे हुआ था इसको जल्दी से कर लेते हैं। बाकी हमको देखो आज तो सब है ट्रिक से, लेकिन जो आपको जरूरी है पहले वो कर लेंगे, बाकी अगर अपने से चाहें तो देखते रहिएगा। इसका जगह का नाम जो है ना रखना कि कहाँ पे हुआ था बौद्ध धर्म के संगीति, तो रखना है क्या? रावयपाकक, बस, है ना। मतलब क्या जगह? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कन्नौज, है ना। कश्मीर ये है, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और कन्नौज में हुआ था। इस तरह से 5 संगीति हुआ था बौद्ध धर्म के, है ना। कब कब हुआ है ये भी कर देते हैं, अलग जल्दी पूछता नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे पूछ देगा 1-2 तक, याद रखिएगा। पहले जब देहांत हुआ था 483 ईस्वी में, पहला बैठक वहीं पे हुआ था 483। अच्छा ये BC में है, मतलब ऐसा पूर्व में है, 483 BC में। ठीक है, उसके बाद 383 में उसको तो हो जाएगा 383 में, फिर 200 कहीं पे 55 रहेगा, कहीं पे 50 रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर ये कश्मीर जो में हुआ था तो कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था, मतलब कि पहली शताब्दी में, है ना। रखना है क्या? पहली शताब्दी में। ठीक है, और ये रखना 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के कार्यकाल में हुआ था। ह्वेनसांग इसकी अध्यक्षता किए थे कन्नौज में। ठीक है, आपको पता होगा हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ पे था?
हर्षवर्धन की दूसरा राजधानी कन्नौज ही था। पहला राजधानी कहाँ पे था? थानेसर में। हर्षवंश के पहला राजधानी थानेसर में, हरियाणा पड़ता है ना, लेकिन दूसरा राजधानी कहाँ पे? कन्नौज में। क्यों हुआ था? कहानी बताए थे हर्षवर्धन के बारे में एक बार कि उसकी बहन की शादी हुआ था, उसके बहन के मतलब पति को मार दिया गया था, तो वहाँ से थानेसर से आ गया था कन्नौज पे, है ना, इस तरह की कहानी। तो ये सारी बात आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। कुछ बात और कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो बौद्ध धर्म का जो है ना व्याख्या कहाँ पे मिलता है? बौद्ध धर्म का एक अथी है पंचशील सिद्धांत, है ना, इसका व्याख्या कहाँ पे मिलता है? तो इसका व्याख्या मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील सिद्धांत का पंचशील सिद्धांत जो संबंधित किससे है? बौद्ध धर्म से। कहाँ पे इसका व्याख्या मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। कुछ बात इसमें कर लेते हैं। देखो बौद्ध धर्म अगर पूछे कि कैसा था तो देखना है क्षणिकवादी था। कैसा था? क्षणिकवादी, नितांत कर्मवादी। क्षणिकवादी हो गया, नितांत कर्मवादी हो गया, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला हो गया, है ना, इस तरह का आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें बौद्ध धर्म का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म में कुछ 3 गो पिटक है ना। एक बार सवाल पूछ दिया था ना कि बौद्ध धर्म में जो 3 गो पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अमिधम पिटक, है ना, इससे पूछ देते हैं कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा देखिएगा पहले कहा शुद्ध पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है ना। उसके बाद विनय पिटक जो है सबसे छोटा है, और अमिधम पिटक जो है मतलब बीच बीच में है, मिडिल में है ना। शुद्ध पिटक में किसकी चर्चा है? शुद्ध पिटक में जो है ना महात्मा बुद्ध के जो अथी ज्ञान दिए थे, है ना, उसकी चर्चा है शुद्ध पिटक में। एक है विनय पिटक। विनय पिटक में उसमें जो शामिल होता है उसके आचार विचार मतलब कानून का वर्णन है विनय पिटक में। और एक है अमिधम पिटक, उसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के आध्यात्म जीवन का वर्णन किया गया है अमिधम पिटक में। चलिए बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये था बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नॉन एसआई यूनिट जिसे निट कहा जाता है ना, जिसे निट कहा जाता है, किस प्रकाश मिति की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखो नॉन एसआई यूनिट जो है ना निट, अच्छा निट हमेशा रखिएगा, निट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ज्योतिर्मयता, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनेंस के माप के लिए निट यूनिट का प्रयोग किया जाता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने मतलब किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया। देखो ये शुरू किया है पहली कक्षा के लिए, है ना, ये शुरू किया है पहली कक्षा के लिए। अब देखो ये करंट अफेयर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर हम अलग से करेंगे, आप प्रतियोगिता दर्पण का अगर देखना होगा तो देखिएगा। अच्छा, किसी को अगर थोड़ा सा लगता है कि कहीं कहीं से पढ़ लेंगे करंट अफेयर तो उसका आप चलेगा नहीं। करंट अफेयर जब भी पढ़िए तो प्रतियोगिता दर्पण से ही पढ़िए, इसके अलावा कोई काम नहीं देगा आपको, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है। इसलिए कि दूसरा को जो देता है ना वही देता है, छाट के देता है उसी से, प्रतियोगिता दर्पण से ही छाट के देगा, लेकिन छाट के देता है, छाट के नहीं पढ़ना है आपको ए टू जेड पढ़ना है, क्योंकि छाट के सोचता है इजी देगा, इजी पूछ बता देता है ना। लेकिन अब आजकल ज़माना ऐसा नहीं रहा है, इजी जो देगा सब बनाएगा, तो फिर आप बना के क्या कर लेंगे? आपको सब बनाना है तब ना बनेगा, तब ना रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से पढ़ना, जब भी करंट अफेयर पढ़िए पीडी से पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण से, उससे बढ़िया बुक भारत में अभी तक मेरे हिसाब से करंट अफेयर के लिए नहीं है, ठीक है। बाकी बात आप होशियार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति किसमें खोजी जा सकती है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक में पहले क्या बताया गया है, पहले ये जानना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में मूल रूप से इसका ये मतलब है ना कि भारत के हर नागरिक को राजनीतिक और आर्थिक पहलू से जोड़ने का काम करना है, ठीक है, ये बात आपको देखना है। तो राजनीतिक और आर्थिक पहलू से जोड़ने वाला काम किस में किया गया था? यह किया गया था कराची प्रस्ताव में। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, जिसमें अध्यक्षता किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक पहलू का महत्व समझाया जाए और इससे जोड़ा जाए, है ना। इसीलिए आंसर होगा कौन? कराची प्रस्ताव। बाकी एक दिया हुआ है आपका क्या? पूना पैक्ट दिया हुआ है। तो पूना पैक्ट इससे कोई मतलब है नहीं। पूना पैक्ट हुआ था किसके? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में, है ना। पूना समझौता हुआ था, जिसको बोल सकते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट बोलते हैं उसी को, है ना। गांधी अम्बेडकर के बीच इसमें क्या हुआ था? गांधी और
अंबेडकर जो है दलितों के लिए कुछ किए थे, सांप्रदायिक पंचायत की मांग किए थे और उसको मतलब घोषणा कर दिया था ब्रिटिश सरकार। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी जाके अमरण अनशन पर बैठे गए थे, है ना। तो यही पे समझौता हुआ था इसके बारे में, ठीक है। ये था पुणे पैक्ट। दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ है? 1931 ईस्वी में हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, 1930 में, द्वितीय 31 में और तीसरा 32 में, 1932 में, ठीक है। इस तरह से यहाँ से धरना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें से कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे, ठीक है, 32 में ही। अब क्यों हुए थे? तो इसका आंसर जो है छुपा हुआ ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो था 5 मार्च 1932 ईस्वी के, 1931 ना, हाँ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या, गांधी इरविन समझौता। इस समझौता में क्या कहा गया था? इस समझौता में कहा गया था ना कि 1930 में महात्मा गांधी शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेताओं को जो है ना पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी इसीलिए अथी किए थे, है ना। जिससे गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कोई नहीं गया था भारत की कांग्रेस की ओर से, है ना। क्यों नहीं गया था? इसलिए नहीं गया था कि बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, इससे सारे लोग नाराज थे, है ना। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस का कहना था कि जब तक कोई लोग को छोड़ेगा नहीं ये वाला आदमी को, तब तक उसमें हम भाग ही नहीं लेंगे, जय भी नहीं करेंगे, उसका मतलब विरोध कर देंगे, है ना। तो इसी कारण से जो है गांधी में समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और सारे कैदियों को लगभग छोड़ दिया गया था। और जब गया था उसके बाद मान लिया गया महात्मा गांधी और कांग्रेस का, तो कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहीं पे भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया था। इसमें आज तक बहुत सारा विवाद है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को छुड़वा सकते थे, है ना, लेकिन छुड़वाए नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन देखो बात एक्चुअल है कि वहाँ पे बात हुआ था ना, इरविन से महात्मा गांधी की बात हुआ था कि जितना भी कैदी है ना, जो आंदोलन में पकड़ाया है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन वहाँ पे भगत सिंह का जो केस था वो थोड़ा सा अलग था। वो केस था अहिंसा का, वो मारपीट करने वाला केस था। तो मारपीट वाला केस नहीं वापस लेने के लिए मतलब वैसा कुछ स्पेशल नहीं बोले थे। महात्मा गांधी से बोले थे कि इस मतलब कि आंदोलन में जितना अहिंसक कार्यक्रम घटना हुआ है, मतलब उसको जिसको फालतू में पकड़ के बंद कर दिया गया उसको छोड़ने की बात कहा गया था। सिर्फ यही गलती हो गया था महात्मा गांधी से, जिसके चलते भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी। तो इस तरह से घटना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए औद्योगिक नीति जो शुरू किया गया था भारत में 1956 ईस्वी में, है ना, मतलब कब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 56 से 61, है ना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य यही था क्या, कि उद्योग का विकास करना है। प्रथम प्राथमिकता यही था, भारी उद्योग और संचार को बढ़ावा देना है। उसी में से औद्योगिक नीति की संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। उसमें से औद्योगिक नीति को जो है ना 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो भाग था जिसको बोलते हैं ABC बोल सकते हैं यहाँ पे। ए में जो था 12 उद्योग था, 12 को भारी उद्योग, और बी में 17 उद्योग था, और सी में बाकी सब उद्योग सी में था। तो इस तरह से 3 भाग में बांटा गया था उद्योगों को। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वी हैव विंग्स किससे संबंधित है? वी हैव विंग, मेरे पास क्या है, पंख है ना। ये सब कौन बोलता है जिसके पास पंख नहीं होता है? मतलब कौन? पैरालंपिक गेम 2020 में 2020 का थीम था ये पैरालंपिक गेम किसको बोलते हैं? पैरालंपिक गेम उसको बोलते हैं जिसमें विकलांग लोग, दिव्यांग लोग वगैरह भाग लेता है ना, उसको बोलते हैं पैरालंपिक गेम। तो पैरालंपिक गेम में इसका थीम था वी हैव विंग्स, मतलब कि मेरे पास भी पंख है ना। अच्छा, ओलंपिक गेम पैरालंपिक गेम कब कब कहाँ पे होगा ऐसा बार बार बताते रहते हैं, इसका टीका रखिएगा, है ना। ओलंपिक गेम जो है 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रीष्मकालीन, है ना, एक होता है कौन, ग्रीष्मकालीन, और एक होता है शीतकालीन, है ना। कब कब होगा देखो शुरू बता देते हैं। ग्रीष्मकालीन का ट्रिक याद रखना, जाफर की अम्मी बार बार गरमाया तो जगह क्या, ग्रीष्मकालीन, है ना। जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना। ये कब हुआ था? 2000 ये हो जाएगा कौन, 32 में, 32 में से चल गया 28 में, 28 में से चल गया 24 में, 24 में से चल गया 20 में, मतलब 20 में हुआ है जापान में, 24 में फ्रांस में होगा। मतलब इस बार कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक,
है ना, की से कुछ नहीं है। 28 में अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस शहर में। और 12 रखना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, 32 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं ये, है ना। एक होता है शीतकालीन, इसमें रखना है क्या, पचाओ, चीनी, इटली, ठंडी में। ठंडी से रखना शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक कहाँ कहाँ पे होगा, इटली के मिलान शहर में, चीन में और प्योंगचांग में। प्योंगचांग में हो चुका है 2018 में, है ना। 2022 में हुआ है कहाँ पे, 22-23 में हुआ कहाँ पे, चीन में। और 2026 में हुआ कहाँ पे, इटली के मिलान शहर में। तो इस तरह से दोनों अलगना है आपको अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ाते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मीठे पानी की झील नहीं है, मतलब कि मीठे पानी की झील कौन नए है। तो देखो जो भी झील समुद्र के किनारे में है ना, वो लगभग क्या होगा, खारे पानी की झील होगा समुद्र के किनारे वाला। और जो समुद्र से दूर है ना, वो क्या है, मीठा पानी की झील रहेगा। लेकिन हमेशा नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा ऐसा झील है जो समुद्र उसके आसपास नहीं है, लेकिन वहाँ पे खारा पानी की झील भी है ना। इसमें हो जाएगा पुलिकट झील आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, पुलिकट झील, है ना। बाकी देखो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर, अच्छा पुलिकट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है ना पुलिकट झील। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। भीमताल, नैनीताल, राजस्थान, है ना। ये सारे ताल कहाँ पे है, नैनीताल में। ये सब मीठा पानी की है। खारा पानी कौन है, वही पुलिकट। तो यहाँ पे क्वेश्चन था मीठा पानी झील नहीं है, मतलब खारा पानी को होगा पुलिकट, ठीक है। एक क्वेश्चन 12 नंबर में है कि एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कब की थी। ये क्या था, 1674 ईस्वी में, है ना। देखो बात ऐसा है ना, बात ऐसा है कि पहली बार जो कोशिका की खोज हुआ था, है ना, कब, 1665 में, 1665 में, है ना। कौन किया था, ये किया था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक किया था, है ना। ओक प्लांट में, प्लांट के बार्क में, छाल में किया था, है ना। इसलिए वहाँ पे क्या है, जो वो कोशिका खोजा गया था ना, वो था मृत। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एकल कोशिका वाले जीवित रूप, जीवन रूप, मतलब कि जीवित कोशिका की खोज सीधे सीधे कब हुआ था। तो ये था कौन, 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek किया था, ठीक है। जीवित कोशिका खोज किया था ये। अगर पहली बार है जीवित कोशिका के, यही एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1674। मृत, ये जो पहली बार किया था रॉबर्ट हुक किए थे, वो मृत कोशिका था, है ना, पेड़ के छाल में किए थे वो, याद रखिएगा 1665 में। अच्छा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek इसके अलावे, जीवित कोशिका के अलावे और भी बहुत सारी चीज़ का खोज किए थे। जैसे क्या हो जाएगा, शुक्राणु के परिवार खोज यही किए थे, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। कवक के परिवार खोज यही किए थे, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। माइकोप्लाज्मा के खोज परिवार यही किए थे, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का खोज किए थे। इसलिए इनको, मतलब कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek को सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवी विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी किए थे और पता लगाए थे, ठीक है। इस तरह आपको रखना है। यहीं से कुछ और क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। ये एक रहेगा केंद्रक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था 1831 में किया था। एक रहता है माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, ये किया था कौन, कोर्निकर किया था। कहीं कहीं पर रहेगा अल्टमैन 1887 में किया था। और 97 में इसका नाम दिया था बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया। पहले नाम था क्या, बायोब्लास्ट नाम था पहले माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, याद रखना है। एक रहता है क्या, ये कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान दिया था, 1838-39 में दिया था कोशिका सिद्धांत। कौन कौन, स्लाइडन और स्वान, है ना, याद रखना है दोनों, ठीक है। चलिए इसके अलावा राइबोसोम, राइबोसोम का खोज कौन किया था, क्या था, पैलाडे किया था 1855 में, पैलाडे 1855 में किया था। तो ये सारी कुछ बातें जो है आपको याद रखना है इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है ना कि मिलान करना है, मिलान, है ना। देखो ये तो इजी है, भाषा को चुनना है, देश मिलाना है। श्रीलंका का सिंहली हो जाएगा, भूटान का जोंगखा हो जाएगा और म्यांमार का बर्मी हो जाएगा। म्यांमार का पहला नाम भी बर्मा ही था, है ना। तो इस तरह से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 57 की क्रांति जो इतना भयंकर हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व कौन किया था। देखो इसमें अगर सीधे सीधे पूछ दे कि बिहार का नेतृत्व कौन किया था तो करना है बाबू वीर कुंवर सिंह, सीधे सीधे, है ना। लेकिन बिहार में जगह का नाम दे दे, जैसे आरा दे दे, पटना दे दे, बक्सर दे दे, जमशेदपुर दे दे, इस तरह से नाम दे दे तो सबका नाम बोल देते हैं अलग अलग से। देखो अगर रहे आरा से, सॉरी पटना से रहे तो पटना से रखना क्या, पीर अली। पटना से कौन, पीर अली याद रखना, ठीक है। एक रहेगा आरा से, तो आरा से दो आदमी है, एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह भी है ना, एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह भी है, और एक है कौन, बंदे अली। बंदे अली आरा से ही था, है ना। और दोनों रखना, बाबू वीर कुंवर सिंह भी और बंदे अली भी। एक रहेगा दानापुर से, दानापुर से कौन था, वीर कुंवर सिंह ही। एक रहेगा बक्सर से, एक रहेगा कौन, बक्सर से रहेगा या रोहतास से रहेगा, सॉरी रोहतास नहीं, तिरहुत से, तिरहुत या बक्सर से, तो आंसर लगना क्या, वारिस अली था। वारिस अली, बक्सर या तिरहुत से कौन, वारिस अली, है ना। और पटना से तो बोल ही चुके हैं, पीर अली, है ना। आरा से बंदे अली, है ना। आरा से दो आदमी है, बंदे अली या अहमदुल्ला है, अहमदुल्ला, है ना। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अजीमुल्ला, अजीमुल्ला था फतेहपुर सीकरी से, फतेहपुर से, अजीमुल्ला फतेहपुर से। एक ऑप्शन दिया बख्त खान, बख्त खान जो था ना दिल्ली से था, तो कभी आप पढ़े होंगे कि दिल्ली से था तो कौन, ये था, हाँ दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर पढ़े होंगे आप, या बहादुर शाह द्वितीय पढ़े होंगे, है ना। कोई बात नहीं, जफर या द्वितीय वही है ना। हाँ था दिल्ली से, लेकिन वह राजा के रूप में था, राजा के रूप में कौन था, बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से। लेकिन दिल्ली से सैनिक रहते तो कौन रहा था, कौन, यही बख्त खान कर रहा था। तो दोनों पूछता है, बहादुर शाह जफर भी पूछेगा और सैन्य नेतृत्व का बख्त खान भी पूछेगा, दोनों पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ कौन, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला जो था फैजाबाद से था। अहमदुल्ला कहाँ से, फैजाबाद से था, ठीक है। तो सारे बात कम से कम यहाँ से रखना है। कानपुर से नाना साहब था, है ना। लखनऊ से एक बहुत मतलब कि जो बहुत फेमस महिला थी, कौन थी, अच्छा एक था झांसी, झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। और लखनऊ से कौन था, हजरत महल, लखनऊ से हजरत महल का नाम बहुत फेमस है, याद रखिएगा, है ना। ये सब कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में है ना कि थंबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो थंबल चोंगबा जो है वो है कहाँ के, मणिपुर के। ये मणिपुर का लोक नृत्य है। अब देखो लोक नृत्य बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है ना। जैसे एक ऑप्शन दिया आपका गोवा, गोवा में कौन कौन है, एक मांडू है, मांडू, है ना, एक मांडू है, एक है आपका कौन, फुगड़ी, एक है कौन, मांडू, एक है फुगड़ी, एक है टोन्या मेल है, एक है ना। इस तरह से कुछ आपका रखना है गोवा का, ठीक है। एक ऑप्शन दिया आपका मिजोरम, मिजोरम में क्या रखना है, खुआलम, खुआलम जो है मिजोरम का है। एक चाय, एक है चोरबा, ये सब चोराब है, चोराब, ये सब कहाँ के है, मिजोरम के है। और एक है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कौन है, छाऊ है, भवई है ना। ये सारे क्या क्या है, वेस्ट बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगल की सेवा को स्वीकार किया था। देखो अमर सिंह ने स्वीकार किया था वो उस समय जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का, है ना। जहांगीर, यही जो पढ़ते होंगे अकबर वाला, तो अकबर वंश कौन था, राणा सांगा था, राणा सांगा ना, महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, है ना, जो लड़ा था लड़ाई हल्दी घाटी वाला, ठीक है। ये जहांगीर शासनकाल में था, है ना। जहांगीर शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1605 से लेकर के 1628 ईस्वी तक। पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर और फिर जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर के 1628 तक। 28 में था कौन, शाहजहां, रहा था कब तक, 1657 तक। और 57 में आ गया फिर कौन, औरंगजेब। 1657 से 1707 तक रहा था वो, है ना। उसमें वहाँ पे उसका देहांत हो गया था। बात करते हैं जहांगीर के, तो जहांगीर जो है ना कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है जिसको याद रखना है। सबसे पहले रखना है इसकी वाइफ, जो बहुत खूबसूरत, मतलब माँ ही बोलता था। उसका नाम था, ओरिजिनल नाम मेहरुनिसा, लेकिन खूबसूरती के कारण उसका नाम बदल दिया था, कहते नूर जहां, मतलब कि पूरे जहान का नूर जो है इसी में समाया हुआ है, टपक रहा है।
तो नूरजहां उसको बोला था अपनी बीवी को, है ना। चलाया था एक सिक्का ये जैसा जहांगीर, उसका नाम था निसार, है ना। निसार सिक्का का नाम था। उस पर उसकी पत्नी का एक साइड चित्र था। इतना प्यार करता था अपनी वाइफ से, ठीक है। उसका बाप जो था, मतलब किसका, जहांगीर का नहीं, जहांगीर के वाइफ मेहरुन्निसा या नूरजहां के अस्मत बेग था। अस्मत बेग को जो है ना उपाधि दिया था, सॉरी गयास बेग था, गयास बेग, है ना। अस्मत बेग उसका भाई का नाम था, है ना। गयास बेग को जो उपाधि दिया था एक, है ना, दिया था उपाधि क्या, एतमाद उद्दौला का, एतमाद उद्दौला का। और उसी के लिए एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था, है ना। तो एतमाद उद्दौला के मकबरा में जो है ना पहली बार लगाया था क्या, पितरा दिवा लगाया गया था, जो क्या था, सफेद संगमरमर था, जिसका प्रयोग भारत में पहली बार किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको रखना है कि जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का स्वर्ण युग क्यों, इसलिए कि चित्रकला इसके कार्यकाल में बहुत बढ़िया सा फल फूल रहा था और चित्रकार इसको बहुत बढ़िया अच्छा लगता था चित्रकारी करने में और करवाने में भी, है ना। इसलिए कहता था ना कि कोई चित्रकार हमको मतलब कि कोई बना दे, है ना, उसको नहीं देख रहे हैं कौन बनाया है, लेकिन उसका फिगर देख के बता देंगे कि कौन बनाया है इस फिगर को, है ना। इतना उसको मतलब परख हो गया था चित्रकार का, ठीक है, चित्रकारी का, है ना। इसके शासनकाल में कुछ जो चित्रकार था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कर लेंगे क्या, ट्रिक से, कि कौन कौन चित्रकार। देखो बहुत सारे कवि रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, है ना। तो हर एक के दरबार में तो क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है हम लोग कि कौन किसके दरबार में रहा है ना। तो इसका इससे बढ़िया कि ट्रिक याद कर लो, कभी भूलेगा नहीं। जहांगीर के शासनकाल में बोल रहे हैं कि चित्रकार के बारे में, चित्रकार के बारे में कौन कौन था, अब देखना क्या ट्रिक से। अब्बू मामू बिशन से शादी जमा, क्या देखना है, अब्बू मामू बिशन से शादी जमा, मतलब शादी करा, जमा रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका काम है हमको, है ना। अब्बू मामू बिशन से शादी जमा, अब्बू मामू बिशन से शादी जमा। ऐसे भी लड़की लोग, सॉरी महिला मुस्लिम में मामू भगने से शादी कर लेता है उधर, तो कोई बात नहीं है। अच्छा करे चाहे नहीं करे हमको कोई मतलब, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको याद करना है ना। अब्बू मामू बिशन से शादी जमा, इसको क्या करना है, इसके किससे का जगह, अबुल हसन, अबुल हसन, और मामू में दो है ना। एक रखना मंसूर, रखना क्या, मंसूर, और मुंह से रखना मुराद। तो मंसूर रहे और मुराद रहे, दोनों है किसका, जहांगीर के काल का चित्रकार। और एक था बिशन दास, ये 1 2 3 4, कम से कम इस 4 को तो हर हमेशा याद रखना है, ठीक है। हो गया, ये 4 चित्रकार था। अब ये कुछ नहीं है ना, ये दोनों का काम है। शादी को बोलते हैं उस्र, उस्र। अब देखो उपाधि, जो मंसूर था इसका उपाधि था उस्र, और जो अबुल हसन था इसका उपाधि था जमा, है ना। तो दोनों याद रखना है। इसके अलावे आपको रखना है क्या, कि जहांगीर के शासनकाल में जो है कुछ अंग्रेज लोग आया था। जो सबसे पहले आया था, कौन आया था, विलियम हॉकिंस, है ना। रेड ड्रैगन जहाज से आया था विलियम हॉकिंस। उसको 400 का मनसब प्राप्त हुआ था। जहांगीर उसको जो है ना फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, ठीक है। पहली बार जहांगीर के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा, पहला अंग्रेज था, है ना। इसके अलावे टॉमस रो, टॉमस फिंच, एडवर्ड टेरी, ये सब आया था जहांगीर के शासनकाल में ही। जहांगीर एक बहुत बढ़िया चलाया था ये सिंह अस्पा 2 अस्पा, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्याय के जंजीर लगवाया था ये जहांगीर, है ना। और इसके अलावे न्याय के जंजीर हो गया, सिंह रक्षाबंधन में, हिंदू का जो त्यौहार होता है उसमें भाग लिया था रक्षाबंधन में, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है अच्छे से। चलिए बहुत सारा हो गया काम इसके काम जहांगीर के बारे में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत चुनना है। जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या चुनना है, गलत चुनना है। अब देखो हम बोल देते हैं, आपको गलत चुन लेना है अपने से। देखो आपका रखना है क्या, देखो पूरे पौधा को जो है ना, दुनिया में जितने भी पौधे हैं पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, पौधे को बांटा गया है 2 भाग में, है ना। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, एक को बोले हैं क्या, क्रिप्टोगेमस,
और एक को बोलते हैं क्या, फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। यहाँ सवाल ये भी बनता है कि पौधा को दो भागों में जो बांटा है, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस में, कौन बांटा है? याद रखना, एकलर एक साइंटिस्ट था, एकलर। ये बांटा है दो भाग में। अब क्रिप्टोगेमस का 3 भाग होता है ना, और फिनेरोगेमस का 2 भाग होता है। कौन कौन होता है सुनो। क्रिप्टोगेमस का होता है पहला नंबर थैलोफाइटा, कौन हो जाएगा, थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेडोफाइटा, है ना। फिनेरोगेमस का 2 भाग, एक यही जो लिखा हुआ आपका जो क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म, और एक हो जाएगा कौन, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। इस दोनों में अंतर क्या है देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है देखो। सबसे पहला रखना है क्या इस दोनों में, कि क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस में, मतलब कि क्रिप्टोगेमस में इसमें फूल और फल नहीं होगा, जिसमें फूल नहीं होगा उसमें फल नहीं होगा। तो इसमें ना तो फूल होगा क्रिप्टोगेमस में, ना तो फल होगा। मतलब कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। वाह, कमाल हो गया, ऐसे ही कमाल होना चाहिए। सॉरी भाई, लाइन कट गया था। अब सब कुछ ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक होना चाहिए, ठीक ही है। ओके, आ गया, लाइन भी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है ना, कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या विधानसभा के संख्या का कितना होता है? विधानसभा रहे या लोकसभा रहे, कितना होता है कुल मिला के? तो इसका जो कुल संख्या होता है ना, वो होता है 15%, है ना। देखो, एक संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, और इसमें यही कहा गया है कि मंत्री जो होगा कुल मिला के कितना होगा, कुल मिला के विधानसभा या लोकसभा का कुल सदस्य संख्या का 15% होगा, है ना। तो ये कहा गया है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किसमें सौर सेल का प्रयोग नहीं होता है? तो सौर सेल का प्रयोग नहीं होता है किसमें? लिफ्ट प्रणाली में सौर सेल का प्रयोग नहीं होता है, लिफ्ट प्रणाली। बाकी देखो ऑप्शन है, रेडियो है, तो रेडियो में कुछ कुछ जगह पे होता है, बाकी सब नहीं, बाकी सब जगह पे नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे होता है। एक है हो गया आपको कौन, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो अंतरिक्ष अन्वेषण में जितना भी होगा तो सौर सेल का ही यूज होगा, है ना। क्योंकि रेडियो अंतरिक्ष में कोई चीज़ छोड़ दिया है तो उसको उस वहाँ बैटरी कौन पहुँचाने जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करेगा? तो वहाँ पे ऐसा व्यवस्था कर जाता है ताकि सूर्य से उसका अति करके यूज कर सके, है ना। और एक ऑप्शन दिया होगा क्या, कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह जो होता है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होता है, उसमें यही रहता है, सौर सेल ही रहता है। सूर्य से अपना रोशनी लिया, उससे इलेक्ट्रिक बना के अपना काम करते रहता है, ना कि वहाँ पे रोज दिन पावर सप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बाकी होती है कौन, लिफ्ट प्रणाली। तो लिफ्ट कहाँ पे होता है? लिफ्ट हमारे छत में होता है, हमें कहीं पे भी होता है, तो लिफ्ट में उसका नहीं होता है सौर सेल का। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि दिवाली किस महीने में आती है? लो बताओ, ये कौन जानता है? दिवाली कहाँ, कार्तिक महीना में आता है। इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ? देखो, एमफेक्स आयोजित हुआ वो कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ था। अच्छा, ये कैसा बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैसे? तो ये कैसा अभ्यास है? तो द्विवार्षिक, मतलब हर एक 2 वर्ष में होता है। और एमफेक्स अमेरिका और इंडिया होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पद्मा रेड्डी नर्तक है, किसका नर्तक है? मतलब किस नृत्य के नर्तक है, शास्त्रीय नृत्य के? तो देखो, पद्मा रेड्डी जो है नर्तक किसका है? कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी। देखो, 2 वर्ड है, एक है रेड्डी। जहाँ भी रेड्डी शब्द मिले तो अधिकांश में जो इसका जो नाटक होता है कौन होता है? कुचिपुड़ी का ही होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी गांव से शुरू हुआ था ये, है ना। इसका कुछ जो नर्तकी है, नर्तक है कुचिपुड़ी का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम बोल देते हैं। एक नारायण शास्त्री है ना। कौन हो गया? एक नारायण शास्त्री हो गया, एक स्वप्ना सुंदरी। ये 2 को हमेशा रखना है, नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी, और एक और है वैदेही कृष्णमूर्ति। ये तीनों को आपका रखना है अच्छे से, है ना। और सॉरी, वैदेही कुलकर्णी है और यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी नाचती है
और कुचिपुड़ी में भी नाचती है, दोनों नाचती है, तो याद रखिएगा, है ना। ये सारे हो गया क्या कुचिपुड़ी के। एक ऑप्शन दिया क्या ओडिसी। ओडिसी का प्रमुख जो डांसर्स है कौन है, सोनल मानसिंह हो गया, संयुक्ता पाणिग्राही हो गया, किरुचरण महापात्र हो गया, ये सारे क्या है झावे बहने हो गए, इससे कौन है ओडिसी के नर्तक है। एक भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की जब भी आता है बार बार बोलते हैं कौन कौन नर्तकी है ना। फिर से बोल देते हैं रामा, पद्मा, चित्रा, काव्या, सरोजा, ओपोली, श्रीवल्ली मतलब कि चंद्रशेखर नटराजन, चंद्रशेखर सीवी चंद्रशेखर है ना। श्रीवल्ली मतलब अमारलेम बेल्ली है ना। एक है उर्मिला, एक है नटराजन, एक है हेरम्बनाथन, ये सारे क्या है भरतनाट्यम के नर्तक हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दिया आपको कथक। कथक के बहुत सारे डांसर्स हैं, कौन कौन जाएगा, जैसे बोले हैं इसमें लच्छू महाराज, अक्षर महाराज, शंभू महाराज, वृंदावन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सारे क्या है महाराज में हो जाएगा कथक, है ना। इसके अलावा कौन है शोभना नारायण का बहुत नाम सुना, बहुत फेमस है शोभना नारायण कथक का डांसर। शोभना नारायण हो गया, शोभना, सरस्वती, भारती, दयमंती, है ना, कालका प्रसाद, मालविका सरकार, ये सारे क्या है भरतनाट्यम के नर्तक हैं, है ना। सॉरी कथक का नर्तक था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि उस्ताद अच्छा मिलान करने वाला है, हाँ, कि कौन जो है वादक किससे संबंधित है। एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सॉरी क्या बोल रहे हैं, उस्ताद अल्लाह रखा। अल्लाह रखा क्या वजह तबला हो जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है अल्लाह रखा वाला। उस्ताद अल्लाह खान क्या हो गया तबला वाला। तोताराम शर्मा एक है, ये बजाता है पखावज। और टी.एच. विनायकम ये बजाता है घाटम। टी.एच. विनायकम क्या बजाएगा घाटम, घाटम, ठीक है। तो टी.एच. विनायकम क्या हो गया घाटम का। और एक क्वेश्चन है 24 नंबर में कि ट्रांसजेंडर समुदाय कल्याण उपायों भीख मांगना के कार्य में लगे व्यक्ति के लिए शुरू की गई योजना। मतलब ट्रांसजेंडर जो भीख मांगते रहता है बस पर, ट्रेन वगैरह पे, घर में भी मांगता है कहीं कहीं पे, तो उसके लिए चलाया गया एक योजना, उसको बोलते हैं स्माइल योजना, है ना। स्माइल भाई मुस्कुराहट वाला, वही स्माइल योजना। और एक लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की जीडीपी अपस्फीतीकरण डिफ्लेक्टर मतलब क्या होता है ये जीडीपी अपस्फीतीकरण डिफ्लेक्टर जो है क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है जीडीपी अपस्फीति डिफ्लेक्टर का, इसका होता है सांकेतिक जीडीपी बट्टे वास्तविक जीडीपी गुने 100 है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेट का डिस्कशन। इस तरह से था पूरा का पूरा कौन 18 जुलाई 2023 में जो सिर्फ 3 में पूछा था सीजीएल का उसका क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिया, लाइन कटा हुआ है ना, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बाकी बात सब सही है। अगली बार से और बढ़िया से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।